जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो लास्ट क्लास में हमने लघुत्तरी के क्वेश्चन को कवर कराया था। आज आइए आप दीर्घोत्तरी प्रश्न को कवर कराते हैं। आज की वीडियो में दीर्घोत्तरी के कुछ ही प्रश्न बचेंगे, बाकी सब प्रश्न करा दिया जाएगा। तो आपके लिए कोई बड़ी गुड न्यूज़ है। यदि आप ट्रिपल सी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर ओ लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। शॉर्ट वीडियो हमने बनाया है ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए, लॉन्ग भी है। और आप ट्रिपल सी वाले ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दीर्घोत्तरी प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यदि आप इस प्रश्न को तैयार करते हैं तो आप लघुत्तरी और अति लघुत्तरी प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको 500 शब्दों में देना होगा और 2 प्रश्न रहेंगे, 10 नंबर के 1 प्रश्न रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण की विवेचना कीजिए। चलिए छोटा सा लाइन पढ़ेंगे हम, बाकी आपको पढ़ना है। गौर का छोटा सा राज्य गजनी तथा हेरात के मध्य पहाड़ी प्रदेश में स्थित था। 10वीं शताब्दी में यह एक स्वतंत्र राज्य था और 1010 में ईस्वी में महमूद गजनवी ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया, परंतु संधित्व स्वरूप गौर का राज्य सूरी जाति को दे दिया गया। महमूद की मृत्यु होने पर गौर का गजनी वंश शक्तिशाली था। इसके आगे आपको पढ़ना है। फिर भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य। तो मोहम्मद गौरी द्वारा जो भारत पर आक्रमण करने का क्या उद्देश्य था? तो उद्देश्य था, मोहम्मद गौरी द्वारा भारत पर आक्रमण किए जाने के 3 प्रमुख उद्देश्य थे। पहला था उद्देश्य उन विधर्मी मुसलमानों को दंड देना, मुसलमानों को दंड देना जिन्होंने मुल्तान में अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी उनको। दूसरा क्या था, भारत से गजनी वंश की सत्ता को उखाड़ फेंकना। तीसरा था भारत में गौर राज्य की स्थापना करना। ये उसका मोहम्मद गौरी का क्या था, 3 यानी कि लक्ष्य था। भारत की राजनीतिक दशा, तो यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ेंगे। तत्कालीन भारत की राजनीतिक दशा भिन्नतापूर्ण थी तथा यहाँ पर एकता का सर्वथा अभाव था। गुर्जर प्रतिहारों की सत्ता निर्बल हो गई थी। चाहमान वंश का पृथ्वीराज दिल्ली तथा अजमेर में पर्याप्त शक्तिशाली था, परंतु कन्नौज में जयचंद से उसकी घोर शत्रुता थी, यानी दुश्मन, इनेमी। आगे बढ़ते हैं। तो दीर्घोत्तरी प्रश्न जो है थोड़ा लंबा है तो हम पढ़ेंगे नहीं, हेडिंग बताते चलेंगे। और नेक्स्ट हेडिंग है भारत पर आक्रमण। अब फिर उसके बाद भारत पर आक्रमण पर, तो पहला क्या है इसमें, यहाँ भारत पर आक्रमण पर थोड़ा सा लिखने के बाद इसमें 4 पॉइंट हैं। पहला यहाँ पर दिया है, यानी कि उत्तरी भारत में राजपूत वंशों के सबसे शक्तिशाली राज्य ये थे। कौन? यहाँ पर कन्नौज दिया गया है। कन्नौज के गढ़वाल जो बाद में राठौड़ कहलाने लगे थे। दिल्ली और अजमेर के चौहार और बिहार था बंगाल के पाल और सेन। गुजरात के बघेल, बुंदेलखंड के चंदेल, ये सभी थे। उसमें पहला हेडिंग है पृथ्वीराज से युद्ध हुआ था उस समय। दूसरा, पृथ्वीराज की हार हुई थी 1192 में। और युद्ध कब शुरू हुआ था? 1991 में। और हार कब हुई थी? 1192 में। और चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी का देख लीजिए प्रश्न, इतना बड़ा प्रश्न है। फिर कन्नौज की विजय फिर हुई, तीसरा हेडिंग। चौथा है अन्य विजय, यानी उसके बाद। पाँचवां है बिहार की विजय। छठवां है बंगाल की विजय। सातवां कालिंजर की विजय 1202 ईस्वी में हुआ था। परिस्थितियों में फिर आठवां हेडिंग है हमारा, फिर परिस्थितियों में कुछ परिवर्तन हुआ, यानी कि गजनी का सुल्तान अपने भारतीय राज्य से संतुष्ट न था। वह आमू नदी के प्रदेशों के लिए लालायित था, जिसको राज्य में मिलाने की असफल चेष्टा महमूद समय से हो रहा था, सपना देख रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न हमारा दिया है कि इसमें देखिए 4 प्रश्न हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक महान सेनानायक था, सिद्ध कीजिए। दूसरा है भारत में तुर्की साम्राज्य स्थापित करने में कुतुबुद्दीन के योगदान का विवरण दीजिए। दूसरा है
तीसरा प्रश्न, कुतुबुद्दीन का चरित्र और भारत में उनकी उपलब्धियों का विवरण दीजिए। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में तुर्की साम्राज्य का प्रथम सुल्तान था। मोहम्मद गौरी के जीवन काल में वह भारत का सूबेदार था और अपने स्वामी की मृत्यु के पश्चात वह भारत का स्वतंत्र शासक बन बैठा। और फिर नेक्स्ट हेडिंग है, स्वतंत्र सुल्तान जब बना था। सन 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद ऐबक ने अपने को स्वतंत्र सुल्तान घोषित कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, आगे पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन। सूबेदार के रूप में ऐबक की सफलता यहाँ पर दिया गया है कि सन 1994 में सन 1194 से 1206 तक ऐबक मोहम्मद गौरी का सूबेदार रहा और इस काल में उसने अनेक विजय प्राप्त कर गौरी के भारतीय साम्राज्य में वृद्धि की। गौरी के गजनी लौट जाने पर ऐबक ने मेरठ, कलिंजर, महोबा आदि पर विजय प्राप्त की थी। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा हेडिंग है, सुल्तान ऐबक की समस्याएं व उनका समाधान यहाँ पर दिया गया है। और नेक्स्ट हेडिंग है, कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन प्रबंधन। फिर अगली हेडिंग है, स्थानीय शासन तथा न्याय का प्रबंधन। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक का चरित्र चित्रण। तो यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ते हैं। ऐबक ने एक साम्राज्य का निर्माण किया। शासन प्रबंध में भी उसने अपनी कुशलता का परिचय दिया। हसन निजामी का कथन है कि उसने अपने विस्तृत प्रांतों का न्याय के तरीकों से शासन प्रबंध किया और उसके राज्य में प्रजा सुखी थी, खुशी नहीं थी। फिर नेक्स्ट हेडिंग है, यहाँ पर देखिए उसी का उत्तर है। शासक के रूप में डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने भी कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कहा था। योग्य व कुशल सेनानायक भी थे, कला प्रेमी भी थे, उदार एवं दानी भी थे, साहित्य प्रेमी भी थे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो भारतीय इतिहास में ऐबक का स्थान क्या था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का पहला स्वतंत्र मुस्लिम सुल्तान कहा जाता है। इतना काफ़ी है, आगे आप पढ़िएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि क्या आपके मत में इल्तुतमिश गुलाम वंश के सुल्तानों में सबसे महान था? तो आइए पढ़ते हैं थोड़ा सा। इल्तुतमिश का इतिहास में स्थान था उसका चरित्र। तो यहाँ पर कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इल्तुतमिश को और कुछ ने गयासुद्दीन बलबन को गुलाम वंश का महान शासक माना है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद और सैर बुलजले हैग ने इल्तुतमिश को गुलाम वंश का महान सुल्तान माना है और डॉक्टर आशीर्वादी लाल ने भी सन 1206 से 1290 तक ईस्वी तक दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाले 3 गुलाम वंश के शासकों में इल्तुतमिश का ही स्थान सर्वप्रथम माना है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है महान व्यक्तित्व की पहचान। दूसरा है सफल शासक। चौथा नेक्स्ट है योग्य व वीर सेनापति। नेक्स्ट है न्यायप्रिय व दयालु शासक। और नेक्स्ट है कुशल राजनीतिज्ञ। और अगला क्या है साहित्य व कला प्रेमी। नेक्स्ट है इल्तुतमिश की उपलब्धियाँ। अब आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न हमारा है शासक की नेक्स्ट प्रश्न है शासक की प्रतिष्ठा को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए सुल्तान बलबन ने जो कदम उठाए उनका वर्णन कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है बलबन के राजतत्व सिद्धांत की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। हेडिंग क्या है, बलबन का राजपद को दृढ़ बनाना। नेक्स्ट है पहला उसके लिखने के बाद यानी बलबन के बारे में थोड़ा सा लिखने के बाद उसमें पहला हेडिंग आता है उच्च वंश का आरोप। दूसरा है राजपथ के देवतत्व का आरोप। नेक्स्ट है राज दरबार की सजावट, शालीन शिष्टाचार। नेक्स्ट है योग्य एवं गुणी व्यक्तियों को प्रश्य। नेक्स्ट हेडिंग है छठवां गुलाम चलीसों की शक्ति का अंत, कठोर दंड का प्रयोग। आठवां गुप्तचर की व्यवस्था की गई थी। उस समय गुप्तचर थे, उसमें मीडिया नहीं थी तो गुप्तचर ही काम आते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें 2 प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों का परीक्षण कीजिए या फिर अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति का मूल्यांकन कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति यहाँ पर दिया गया है। तो इतिहासकारों का मत है कि अलाउद्दीन खिलजी तुर्क सुल्तान के इतिहास में पहला सुल्तान था जिसका ध्यान विजय हासिल करने के साथ साथ राज्य को ठोस आधार प्रदान करने के लिए आवश्यक आर्थिक सुधार की ओर गया था। आगे बढ़ते हैं, इसमें पहला हेडिंग है कि राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए उसने निम्नलिखित कार्यक्रम को अपनाया। पहला है हिंदुओं को निर्धन बनाना। नेक्स्ट है जागीरों का अपहरण, हिंदू पदाधिकारियों का निष्कासन। नेक्स्ट प्रश्न है
यानी कि हेडिंग है भूमि पर पैमाइश का सीमा निर्धारण करना। ये अलाउद्दीन खिलजी के समय था। और 5वां है हमारा क्या, नए कर्मचारियों की नियुक्ति। 6वां बाजार का नियंत्रण। 7वां वस्तुओं के वितरण की व्यवस्था। 8वां राशन प्रणाली। 9वां माल का आयात। 10वां मंडी नियंत्रण कर्मचारी। 11वां नियमों का उल्लंघन करने वाले को कठोर दंड दिया जाता था। यहाँ पर कुछ यानी कि इतिहासकार हैं, डॉक्टर दिया है आसी वारदी। नेक्स्ट प्रश्न है 10वें का चौथा, अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण नीति तथा सैनिक सुधारों का उल्लेख कीजिए या फिर अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण नीति का परीक्षण कीजिए। चलो, तो इसमें हेडिंग है अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक सुधार। तो उन्होंने निम्नलिखित सुधार किए। पहला है एक बड़ी स्थायी सेना का गठन किया गया। दूसरा सैनिकों का वेतन। तीसरा किलों की मरम्मत। चौथा यहाँ पर यानी कि उसका अगला हेडिंग है अलाउद्दीन की दक्षिण पर विजय। 1307 ईस्वी से 1313 तक ईस्वी तक इनका दक्षिण पर विजय था। उसमें पहला हेडिंग है देवगिरी पर आक्रमण इन्होंने किया था 1307 से 8। देवगिरी पर इन्होंने आक्रमण किया था। फिर दूसरा है वारंगल पर आक्रमण 1309 से 10। वारंगल पर आक्रमण 1309 से 10। नेक्स्ट है द्वार समुद्र पर विजय 1311 ईस्वी में हुआ था। यहाँ मदुरा पर आक्रमण 1311 ईस्वी में इन्होंने मदुरा पर आक्रमण किया था। फिर उन्होंने देवगिरी पर पुनः आक्रमण किया था 1313 ईस्वी में। फिर दक्षिण भारत की नीति की समीक्षा यहाँ पर। तो हमारे अगले प्रश्न है मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख योजनाओं की विवेचना कीजिए, यानी उनके बारे में लिखिए। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी परिवर्तन और सांकेतिक मुद्रा प्रचलन की योजनाओं का परीक्षण कीजिए। ये सांकेतिक मुद्रा जो प्रचलन है इसके रिलेटेड प्रश्न आपको दीर्घ तो ये प्रश्न है लघु, त्रि और अति प्रश्न में मिलेगा। तो इस प्रश्न को तैयार करेंगे तो आप उनको प्रश्न भी कर सकते हैं। तो हेडिंग है मोहम्मद बिन तुगलक। ये प्रश्न है एक शासक के रूप में मोहम्मद बिन तुगलक का मूल्यांकन कीजिए। तो हेडिंग मोहम्मद बिन तुगलक, इनकी जो शासनकाल थी 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक। यानी 26 साल तक इन्होंने राज्य किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको देखिए कितना बड़ा प्रश्न लिखना पड़ेगा 500 शब्दों के अंदर। मोहम्मद बिन तुगलक की गृह नीति 1326 से 1327 तक चली। उसके बाद इन्होंने दोआब कर की व्यवस्था किया, यानी अपनी आय में वृद्धि करने के लिए इन्होंने दोआब कर को बढ़ा दिया। जहाँ पर 4 रुपये लग रहा था वहाँ पर 8 रुपये कर दिए। इस तरह से आप आंसर चाहे जितना बड़ा लिखिए, आंसर बड़ा लिखने का कोई मतलब नहीं है। जो आपको बाउंड्री दी गई है उसी बाउंड्री के अंदर लिखेंगे तो आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे। बस उसमें हेडिंग सही हो, शुरू का सही हो, फिर लास्ट में आप कुछ भी बीच में कुछ भी भर दें और लास्ट का सही हो। और हेडिंग और राइटिंग पर भी नंबर मिलते हैं। राइटिंग भी अच्छी रहेगी तो नंबर आपको अच्छे मिलेंगे। फिर उसके बाद आता है इनकी असफलता मोहम्मद बिन तुगलक की, यहाँ पर। फिर उसके बाद हेडिंग आता है कृषि विभाग का गठन। इन्होंने एक कृषि विभाग का गठन किया, यानी कि एक क्या बनाया, एक तरह से मान लीजिए एक होम बनाया, यानी घर, कृषि विभाग का घर जहाँ पर खाद वाद मिलते हैं, एक तरह से मान लीजिए हेडक्वार्टर बनाया एक तरह से। और फिर उनकी राजधानी में परिवर्तन हो गया। तो तुगलक का साम्राज्य बहुत बड़ा था, उसकी राजधानी दिल्ली साम्राज्य के केंद्र में नहीं थी। अतः मोहम्मद तुगलक ने साम्राज्य के केंद्र में स्थित एक नगर यानी देवगिरी को अपनी राजधानी बनाने का निश्चय किया। किसने लिखा है? बर्नी। ये बर्नी कौन है? एक इतिहासकार है। तो यहाँ पर प्रथम, दूसरे, फिर तीसरा यहाँ पर क्या है
इसका उत्तर बहुत बड़ा है तो पढ़ेंगे नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे इनका आता है सांकेतिक मुद्रा की योजना। यह क्या थी? एक प्रकार की भारतीय मुद्रा के इतिहास में मोहम्मद तुगलक के शासन का महत्वपूर्ण स्थान है। उसे मुद्रा ढालने वाला राजा कहा गया है। उसने संपूर्ण मुद्रा प्रणाली में सुधार किए, बहुमूल्य धातुओं के आपेक्षिक मूल्य निश्चित किए और अनेक प्रकार के नए सिक्के जारी किए। आगे बढ़ते हैं। संकेत मुद्रा प्रचलन के कारण। संकेत मुद्रा क्यों चला? तो संकेत मुद्रा प्रचलन के अनेक कारण बताए जाते हैं। प्रथम, राजकोष में बहुमूल्य धातुओं का अभाव था। दूसरा, क्योंकि वह युद्धों और विद्रोहों तथा शासन के अपार व्यय से रिक्त हो चुका था। दूसरे, अकाल तथा दोआब में कठोर नीति के कारण सुल्तान की आय में कमी आ गई थी। इस तरह से यहाँ पर देखिए दिया गया है। फिर आता है योजना का परिणाम। सुल्तान ने यह आदेश दिया कि तांबे के सिक्कों का प्रयोग हर क्षेत्र में किया जाए। आरंभ में इस प्रयोग में बड़ी सुविधा हुई, परंतु धीरे धीरे जनता में यह बात स्पष्ट हो उठी कि सरकार समस्त चांदी की मुद्राओं को अपने कोष में एकत्र कर लेगी। इसी उद्देश्य से यह योजना बनाई गई है। अतः लोगों ने चांदी और सोने की मुद्राएं गाड़ दी और केवल तांबे की मुद्राओं का प्रचलन होने लगा, जिससे सोने चांदी के सिक्के बाजार में गायब हो गए। फिर आता है हमारा वैश्विक नीति यानी मंगोल पर आक्रमण। मोहम्मद तुगलक के समय में 1328 ईस्वी और 29 ईस्वी में तरमासी के नेतृत्व में मुल्तान और लाहौर की ओर से मंगोलों ने आक्रमण किए। आगे बढ़ते हैं, उसी का प्रश्न है। फिर खुरासान पर विजय की योजना। फिर आता है नेक्स्ट हेडिंग, नरकोट पर विजय। फिर कराजल पर विजय। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, मोहम्मद बिन तुगलक की शासन के रूप में असफलता के कारणों की समीक्षा कीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक की असफलता के कारणों का परीक्षण कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मोहम्मद बिन तुगलक की असफलता के कारण यहाँ पर दिया गया है। इसका उत्तर देखिए यहाँ पर दिया गया है। उत्तर पहला है प्रजा का असहयोग। मोहम्मद तुगलक को अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने में प्रजा से कभी भी सहयोग नहीं मिला। प्रजा के हृदय में विद्रोह की भावना बनी रहती थी। दूसरा, मोहम्मद तुगलक का असाधारण चरित्र। तीसरा, सुल्तान की असफल योजनाएं। चौथा, निष्पक्ष न्याय की व्यवस्था। पांचवा, उदार धार्मिक नीति। छठवां, प्रकृति का प्रकोप। सातवां, साम्राज्य का विस्तृत यानी बहुत बड़ा होना। योजनाओं का समय से आगे होना। विदेशी अमीरों की समस्या। 10वां, अच्छे परामर्शदाताओं का अभाव, यानी उनके समय में अच्छे सलाहकार नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न, फिरोज शाह तुगलक द्वारा जनसाधारण के लिए किए गए, जो फिरोज शाह तुगलक हैं या मोहम्मद बिन तुगलक के यानी से जुड़े हुए हैं। फिरोज शाह तुगलक द्वारा जनसाधारण के लिए किए गए सुधारों अथवा विशेषताओं का वर्णन कीजिए। फिरोज शाह तुगलक के विभिन्न सुधारों का उल्लेख कीजिए। फिरोज शाह तुगलक के सुधारों की विशेषताएं यहाँ पर दिया गया है। फिरोज शाह बड़ा ही शांत प्रकृति का व्यक्ति था। राजस्व, इन्होंने बहुत सारे सुधार किए। पहला, राजस्व संबंधी सुधार, और दूसरा, सिंचाई की व्यवस्था किया इन्होंने। तीसरा है, सेना का प्रबंध इन्होंने किया। फिर यहाँ पर इसका उत्तर, फिर इन्होंने मुद्रा की व्यवस्था की। मुद्रा की समस्या को सुलझाने का कार्य मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में ही प्रारंभ हो गया था, पर पूरा न हो सका। फिरोज शाह ने छोटे छोटे मूल्य की मुद्राएं चलाईं, जिसका प्रयोग छोटे लेन देन में किया जा सकता था। फिरोज शाह धातु की शुद्धता पर अधिक ध्यान देता था, पर उसके पदाधिकारी ईमानदार न थे। फिर जागीरदारी प्रथा भी थी, दास प्रथा भी थी। फिर न्याय व्यवस्था, शिक्षा और साहित्य की उन्नति हुआ, दीवाने खैरात, फिर बेरोजगार दफ्तर, औषधालय यानी औषधि जहाँ पर दवाइयाँ मिलती थी, लोक कार्य निर्माण के कार्य, धार्मिक नीति, यानी फिरोज शाह ने बहुत सारे बदलाव किए। फिर राज दरबार की व्यवस्था। नेक्स्ट है, सिकंदर लोदी अपने वंश के शासकों में सबसे महान
था स्पष्ट कीजिए। सिकंदर लोदी, इनका शासनकाल 1489 से 1517 ईस्वी तक था। बहलोल लोदी की मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र सिकंदर लोदी सिंहासनारूढ़ हुआ। उसके बचपन का नाम निजाम खान था। वह बहुत बड़ा ही रूपवान था, वीर था, साहसी व्यक्ति था। वह अपने पिता के शासन काल में ही अनेक पदों पर रह चुका था। और सिकंदर लोदी की गृह नीति। फिर उसके बाद आता है 12 बक दिया है दारवकशाह के युद्ध, सॉरी दारकशाह नहीं, 12 बकशाह का युद्ध, 12 बकशाह का युद्ध। नेक्स्ट है हमारा सिकंदर लोदी का शासन प्रबंध तथा उपलब्धियां। पहला है अमीरों का दमन, दूसरा कृषि की उन्नति, तीसरा धार्मिक नीति। फिर उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट सिकंदर का मूल्यांकन। यहाँ पर सिकंदर लोदी का महानतम सुल्तान था, लोदी वंश का महानतम सुल्तान था। मध्यकालीन इतिहासकारों ने उसकी अधिक प्रशंसा की है। उन्होंने लिखा है कि वह बहुत ही योग्य और न्यायप्रिय, उदार एवं ईश्वर से डरने वाला सुल्तान था। आगे बढ़ते हैं हम। आगे प्रश्न है, इसमें 4 प्रश्न हैं। चारों देखिए अलग अलग टाइप के प्रश्न हैं, इनका आंसर भी सेम होगा। हाँ, तो पहला प्रश्न है पानीपत के प्रथम युद्ध के कारणों तथा परिणामों की विवेचना कीजिए। या फिर पानीपत के प्रथम युद्ध के कारणों और परिणामों पर प्रकाश डालिए। या फिर पानीपत के प्रथम युद्ध के कारणों, स्वरूप एवं परिणामों की विवेचना कीजिए। या फिर पानीपत के प्रथम युद्ध के कारणों एवं परिणामों पर का विशेषताएं लिखी हैं। तो यहाँ पर दिया गया है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके मध्य हुआ था? लाहौर अधिकार में आने के पश्चात बाबर ने लाहौर के अधीन कुछ प्रांतों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। यहाँ पर देखिए, तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वो बाबर व इब्राहिम दोनों के बीच में हुआ था। बाबर की युद्ध प्रणाली, बाबर ने इस युद्ध में तुलगामा प्रणाली को अपनाया, जिससे भारतीय अनभिज्ञ थे। उसने सेना की एक लंबी लाइन बनाकर उसे एक दुर्ग के पीछे छिपा दिया। इस सेना के दाहिनी ओर पानीपत का नगर था। केंद्र में बाबर ने स्वयं रहकर सेना का संचालन किया। तैमूर सुल्तान को दाईं केंद्र में रखा और बाईं केंद्र में प्रधानमंत्री मीर खलीफा को रखा गया। इस प्रकार बाबर ने तुलगामा युद्ध प्रणाली को अपनाया। यह युद्ध नीति बाबर ने उज़बेक सरदार सेवानी खान से सीखी थी। इस युद्ध प्रणाली में शत्रु सेना को दाएं बाएं से घेर कर सामने तथा पीछे से वार किया जाता था। शत्रु को खदेड़ने पर उन्हें अपना स्थान शीघ्र ही मिल जाता था। इस युद्ध नीति का प्रयोग बाबर ने बड़ी सफलतापूर्वक किया। संघर्ष 12 अप्रैल 1526 ईस्वी को दोनों ओर की सेनाएं पानीपत के युद्ध स्थल में आ डटी, परंतु 8 दिन तक उनमें युद्ध नहीं हुआ। 21 अप्रैल की प्रातः काल से इब्राहिम लोदी और बाबर की सेनाओं में घोर संघर्ष प्रारंभ हुआ। बाबर की सेना लगभग 25,000 सैनिक थे और इब्राहिम के पास 1 लाख सैनिक थे और 1,000 हाथी थे। बाबर की सेना रण कुशल तथा योग्य थी और बाबर स्वयं भी एक योग्य व अनुभवी सेनापति था। इसके विपरीत इब्राहिम में न तो योग्य सेनापति के ही गुण थे और न कुशल शासक के गुण थे। इसी कारण उसकी सेना भी बाबर की सेना की अपेक्षा अयोग्य व अशिक्षित थी। बाबर के पास एक काफ़ी बड़ा तोपखाना था और बाबर ने तुलगामा रणनीति को अपनाया, जिससे भारतीय बिल्कुल ही अनभिज्ञ थे। चलिए अब इसके आगे बाद में पानीपत के युद्ध में बाबर की विजय के कारण। पहला कारण था बाबर की रण कुशलता, दूसरा कारण बाबर की सेना को विश्राम की प्राप्ति, तीसरा अफगान अमीर इब्राहिम के विरोधी थे, चौथा हिंदू राजाओं का असहयोग, पांचवा बाबर का तोपखाना, छठवां इब्राहिम द्वारा हाथियों का प्रयोग। इब्राहिम की गुप्तचर व्यवस्था की दुर्बलता यानी कमजोर थी। फिर पानीपत के युद्ध का महत्व। पहला महत्व था नए राजवंश की स्थापना, दूसरा अफगान शासन का अंत, तीसरा लोदी वंश का अंत, चौथा बाबर के प्रभुत्व में वृद्धि, पांचवा हिंदुओं की निराशा, छठवां बाबर के गौरव में वृद्धि।
इस युद्ध से बाबर और गौरव में महान वृद्धि हो गई। वह पूरे भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया। सभी इतिहासकारों ने उसकी प्रशंसा की। हुमायूं की असफलता के कारणों का परीक्षण कीजिए, या फिर एक शासक के रूप में हुमायूं की असफलताओं के कारकों की विवेचना कीजिए। तो हेडिंग क्या है? हुमायूं की असफलता के कारण। हुमायूं की पराजय तथा शेरशाह की विजय के निम्नलिखित कारण हैं। पहला, अधिकारियों का विश्वासघात। दूसरा, मिर्जाओं का विरोध। तीसरा, परिवार तथा संबंधियों का असहयोग। हुमायूं की अयोग्यता। पाँचवां, सैनिक दुर्बलता और सैनिक का स्वामी भक्त न होना। छठवां, हुमायूं की युद्ध प्रणाली। आर्थिक संकट तथा धन का अपव्यय। आठवां, साम्राज्य का विभाजन। नौवां, हुमायूं की त्रुटियां। 10वां, हुमायूं की चारित्रिक दुर्बलताएं। 11वां, शेरशाह की कूटनीतिज्ञता एवं सैनिक प्रतिभा। नेक्स्ट प्रश्न है, आपके विचार से शेरशाह की मालगुजारी प्रणाली उसके पूर्ववर्तियों की अपेक्षा अच्छी थी, या फिर शेरशाह की लगान भूमिकर व्यवस्था का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, या फिर शेरशाह की भू राजस्व व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले शेरशाह की लगान व्यवस्था। शेरशाह मध्य युग का एक महान शासक और सुधारक था। डॉक्टर कानूनगो के अभिमत में वह सबसे अधिक रचनात्मक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। प्रारंभिक मुसलमान शासकों के युग में भूमि व्यवस्था असंतोषजनक थी। उन्हें प्रजा के हित का कोई ध्यान न था। वे अनुमान लगाकर ही मालगुजारी निश्चित करते थे। इसका बहुत बड़ा उत्तर है। और फिर नेक्स्ट है हमारा, उन्होंने देखिए शेरशाह ने इस योजना और अपना ध्यान आकर्षित किया और इन त्रुटियों को यथासंभव दूर करने का प्रयास किया। पहला, कृषकों के हित का ध्यान देना, भूमि की नाप कराना, पट्टा और कबूलियत, भूमिकर की दर, फिर निर्धारण की पद्धतियाँ, फिर उसके बाद क्या है, भूमि सुरक्षा, फिर विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति, फिर कृषक हितैषी रुख, फिर नेक्स्ट शेरशाह की लगान व्यवस्था के लाभ, शेरशाह की भूमि व्यवस्था के दोष। तो यह आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद कल क्वेश्चन को कराया जाएगा। कल पूरा चैप्टर ही समाप्त कर दिया जाएगा। तो अकबर के दिन ए इलाही की विवेचना कीजिए। दिन ए इलाही एक प्रकार का धर्म है। दूसरा प्रश्न, दिन ए इलाही अकबर की मूर्खता का प्रतीक था। आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। या फिर दिन ए इलाही के विशेष संदर्भ में अकबर की धार्मिक नीति का वर्णन कीजिए। तो इबादत खाने के बाद विवाद से अकबर यह समझ गया था कि विभिन्न धर्मों के मूलभूत सिद्धांत एक ही है, केवल उन्हें बाह्य रूप में अंतर है। अकबर ने ऐसे धर्म की स्थापना की जिसमें सभी धर्मों की अच्छी बातों का समावेश हो। उसका उद्देश्य एक ऐसे धर्म की स्थापना करना था जो हिंदू और मुसलमानों दोनों को ही स्वीकार हो। यह एक सामाजिक धार्मिक भातृ संप्रदाय था जिसका संगठन विभिन्न जातियों को एक दूसरे से अधिक से निकट लाने के विचार से किया गया था। जो भी हो पता नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं हम, इसको आप पढ़िएगा। फिर सदस्य, यहाँ पर दिन ए इलाही के सिद्धांत, क्या क्या सिद्धांत थे? यहाँ पर 9 सिद्धांत हैं। दिन ए इलाही की स्थापना का उद्देश्य, कुछ विद्वानों की धारणा है कि अकबर समन्वयवादी था और दिन ए इलाही की स्थापना समन्वय स्थापित करने के लिए की गई थी। इसकी स्थापना करने उद्देश्य धार्मिक सहिष्णुता की स्थापना करना। फिर यहाँ इस धर्म का प्रसार, ऐसा भाषित होता है कि यह धर्म उच्च श्रेणी के दरबारी लोगों के आपसी भाईचारा सा था। सम्राट से पगड़ी बंधवाने और जन्मदिन सहधर्मियों को प्रतिभोज देने की बात केवल कुछ थोड़े से सीमित सदस्य होने की दशा में ही चल सकती थी। उसके आगे बात, दिन इलाही का परिणाम यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में जो भी आगे के क्वेश्चन है कराया जाएगा। तो इसको याद रखिए, पीरियड नंबर 44 इसके बाद से पढ़ाया जाएगा। इसके बाद जो भी क्वेश्चन होगा सॉल्व कराया जाएगा। चलिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।
और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।